Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. In the previous classes, we had studied the chapter Making a Presentation Interesting. We had completed that chapter in physical classes. I will give you the question answers of that chapter in the physical class. Now we are going to start a new chapter starting Excel 2013. In this chapter, we will learn how to start Excel 2013, identify the different parts of MS Excel. We will also learn about the different data types that we can use in Excel 2013. We will also learn how to create and save a new workbook, and we will also learn about different ways to select a cell or to select a group of cell or ranges in Excel 2013. Now let's start. नाउ अगर अब हमें MS Excel को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन एक्सेल 2013। तो यहाँ पर हमारे पास MS Excel ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स, हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट हम इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ये MS Excel है। ठीक है, इस MS Excel के अंदर हम पहले एक वर्कबुक ओपन कर लेंगे, ये कहलाती है वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ एक वर्कबुक MS Excel 2013 के अंदर सिर्फ एक वर्कबुक शो होगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से मल्टीपल वर्कबुक्स ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक वर्कबुक है और इसके अंदर ये जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपके पास रॉज, यहाँ पर जो नंबरिंग दी हुई है ये रॉज हैं और यहाँ पर जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रॉज और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन से एक टेबल क्रिएट होता है। MS Excel हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हमारा जो डाटा है उसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकें, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उससे डाटा को एनालाइज कर सकें, रिजल्ट्स निकाल सकें, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि हम कैलकुलेशंस कर सकें, डिफरेंट कैलकुलेशंस हम कर सकें और डिफरेंट डाटा को कैलकुलेट करना भी हमारे लिए इसमें आसान होता है। ठीक है, एक्सेल के ऊपर डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स वाई आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट रॉज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से टेबल्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स क्रिएट हुए हैं, इन टेबल्स के अंदर हम अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी की पूरी एक वर्कबुक है। अगर मैं एक वर्कशीट की बात करूँ तो अगर यहाँ पर आप देखें कि ये एक आपके पास शीट 1 जो है, यहाँ पर ये एक वर्कशीट कहलाएगी। ये पूरी एक्सेल विंडो जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स मौजूद हैं। ठीक है, एक वर्कशीट तो आपके सामने ओपन हुई हुई है, आप चाहें तो 2, 3, 4 जितनी चाहें वर्कशीट्स यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अबव देन 1000 वर्कशीट्स भी आप यहाँ पर MS 2013 में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर सिर्फ शीट 1 की बात की जाए तो शीट 1 के अंदर ये शीट 1 जो है वो एक वर्कशीट कहलाएगी। ठीक है, एक्सेल की एक वर्कबुक यानी एक जो एक्सेल की जो एक फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, लेकिन यहाँ जो शीट 1 लिखा हुआ है या शीट 2 जो है ये एक वर्कशीट कहलाएगी। अब एक्सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। सबसे टॉप पे, एज यू नो दैट, टॉप पे हमारे पास टाइटल बार मौजूद है। ठीक है, टाइटल बार के ऊपर आपकी एक्सेल की जो शीट है उसका नाम लिखा हुआ है बुक 1। ठीक है, जब आप इस एक्सेल की शीट को सेव करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 नाम आ रहा होता है, जब आप इसको सेव करेंगे और जो भी आप नाम देंगे तो वहाँ पर बुक 1 की जगह वो नाम आ रहा होगा। ठीक है, साथ ही उसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है एक्सेल। इसके बाद इसके बिल्कुल राइट पेन के अंदर 3 बटन्स हैं, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, और लेफ्ट साइड पे एक एक्सेल का जो आइकन है वो नज़र आ रहा है और साथ ही उसके एक छोटी सी बार है जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर कुछ क्विक एक्सेस ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेव, रीडू और अंडू। ठीक है, इसके साथ ही क्विक एक्सेस, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का बटन है। यहाँ से आप और भी बटन्स यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं जो कि आप रैंडमली या फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपके पास यहाँ पर फाइल का टैब है। फाइल के टैब के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा
जिसके अंदर आपके पास इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस तो बहुत कॉमन है, जैसे कि न्यू का मतलब ये होता है कि आपने एक नई वर्कबुक अगर क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे चले जाएंगे। अगर आपने कोई प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेव्ड फाइल ओपन करवानी है तो आप ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप अपनी फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। अगर आपको वन ड्राइव से ब्राउज करनी है तो आप वन ड्राइव पर क्लिक कर देंगे। अगर रीसेंट वर्कबुक से ओपन करवानी है तो रीसेंट वर्कबुक्स में आ जाएंगे। और अगर आपने माई कंप्यूटर में से, यानी कि अगर आपने कहीं से अपनी हार्ड डिस्क पे कहीं सेव की हुई है तो आप माई कंप्यूटर के ऑप्शन में जाके भी उसे इंसर्ट करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सेव का ऑप्शन है। जब आपको सेव करना होगा तो आप यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वर्कबुक का जो भी नाम है वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ क्लास 5, ठीक है। और इसे आप अपनी किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करके इसे सेव पर क्लिक कर दूंगा। ये फाइल आपकी सेव हो गई, ठीक है। अगर आपको एक एग्जिस्टिंग फाइल को कोई नए नाम से सेव करना है कि आपने उसमें कुछ चेंजेस किए थे मिसाल, और उसके बाद आपको वो सेव करना है तो आप सेव एज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अगर एक सेव्ड फाइल को अगर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो चेंजेस आपने किए होंगे उस फाइल में वो चेंजेस सिर्फ सेव हो जाएंगे, लेकिन सेव एज के ऑप्शन से आप उस फाइल को एक नए नाम से एक नई लोकेशन पर, यानी कि उसकी कॉपी बनाकर भी सेव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन है जिसके अंदर आप जो है वो जब अपनी वर्कशीट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ से आप प्रिंटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज कर देंगे तो आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वर्कशीट क्लोज करनी है तो फिर आपको यहाँ पर जो टाइटल बार के ऊपर टॉप पर एक क्लोज का बटन है उस पर क्लिक करना होगा। फर्दर यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, काफ़ी सारे टैब्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये तमाम टैब्स और इनके अंदर जो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं ये कहलाती हैं रिबन्स। तमाम टैब्स को अगर कंबाइन मैं एक ही वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा रिबन, ठीक है। रिबन के अंदर काफ़ी सारे टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कमांड्स या ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो कि हम एक्सेल के अंदर इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले होम टैब है। होम टैब के अंदर आपके पास ग्रुप के नाम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रुप से रिलेटेड ये है कि जिस टाइप का ग्रुप होगा, जो ग्रुप नेम है, उसी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे कि क्लिप बोर्ड के ग्रुप में आपके पास फॉर्मेट पेंटर का बटन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा कॉपी का बटन मौजूद है, कट का बटन मौजूद है और पेस्ट का बटन मौजूद है। जो फॉन्ट का बटन है उसके अंदर फॉन्ट साइज है, फॉन्ट टाइप है। इसके अलावा आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिल कलर यानी सेल जो है उसका कलर फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ए बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप में आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस डिफरेंट टैब्स में मौजूद हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपके पास ग्रुप का नाम लिखा हुआ है और ग्रुप के नाम के अंदर यानी कि जो ग्रुप है डिजायर्ड ग्रुप, उससे रिलेटेड उसके अंदर ऑप्शंस या कमांड्स मौजूद हैं, ठीक है। ग्रुप के नाम के साथ एक छोटा सा एरो बटन मौजूद है, इसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स बटन, ठीक है। तो ये अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या लाएगा, अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स बटन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट से रिलेटेड जो फर्दर ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप अलाइनमेंट से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के अंदर जब हम वर्क करेंगे तो और भी टाइप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बेसिकली कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस तरह से चलता चला जा रहा है। और यहाँ पर जो नंबरिंग है ये रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं ये एक पूरी रॉ है, ये दूसरी पूरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, ठीक है। जिस सेल पर भी मैं मौजूद हूँगा उस सेल का एड्रेस यहाँ पर आएगा नेम बॉक्स के अंदर, ठीक है। इस छोटे से बॉक्स को जहाँ पर सेल का नाम आ रहा होता है इसको कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। एक्सेल में जब भी किसी सेल का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है तो पहले उसका कॉलम नेम यानी कि अल्फ़ाबेट आता है और बाद में उसका नंबर यानी कि उसका रॉ नंबर आ रहा होता है। तो ये सेल इस वक्त ई कॉलम, ठीक है, जो सिलेक्टेड सेल है वो ई कॉलम में है और 8th रो पर है, इसलिए इस सेल का नाम क्या है, E8, ठीक है।
इसके साथ ही यहाँ पर फॉर्मूला बार आ रही है। फॉर्मूला बार हम एक्सेल के अंदर यूज़ करेंगे आगे चल के, आगे की क्लासेस में, जहाँ पर हम एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अगर हम कोई भी टेक्स्ट इस सेल में लिखेंगे तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ तो वो भी आपके पास आप देख सकते हैं सेल के अंदर तो शो हो ही रहा है, साथ ही साथ फॉर्मूला बार में भी यू नज़र आपको आ रहा है। ठीक है। एक्सेल की जो एक वर्कशीट है, एक्सेल 2013 की जो एक वर्कशीट है, उस एक वर्कशीट के अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट्स एंटर करवा सकते हैं। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा, यानी कि मोर देन 1000 वर्कशीट्स आप इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी इसको शीट्स को इंसर्ट किया था, लेकिन 1000 वर्कशीट्स के बाद भी आप अपनी वर्कशीट्स को एंटर करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड डिस्क कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी ज़्यादा हैवी फाइल को यानी कितनी ज़्यादा हैवी फाइल अपने पास स्टोर कर सकती है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर आपके पास टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। कॉलम नेम्स की अगर बात करें तो ABCD यानी आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वो Z पे जाके एंड हो जाते हैं। जब Z पे जाके एंड होगा तो फिर A के साथ सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी, यानी पहला कॉलम का नंबर, पहला जो डिजिट होगा वो A हो जाएगा और फिर AB के साथ सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि Z के बाद डबल A आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप अपना राइट एरो प्रेस करेंगे। ठीक है। आप लास्ट कॉलम पर आ जाएंगे। लास्ट कॉलम का नाम है XFD। ठीक है। XFD आपका लास्ट कॉलम है। एंड इफ यू वांट टू नो कि इसका नंबर क्या है, कॉलम नंबर कौन से कॉलम नंबर पर हैं आप, तो आप यहां से लिखेंगे इक्वल्स टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त आप कौन से सेल नंबर, कॉलम नंबर पर मौजूद हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि आखिरी कॉलम पर हम मौजूद हैं जिसका नंबर है 16,384। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एक्सेल की एक वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं और आखिरी कॉलम का नाम होता है XFD। कंट्रोल के साथ आप जब लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप वापस से फर्स्ट सेल पर आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट सेल पर भी ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो आपको ये बताएगा कि आप इस वक्त फर्स्ट कॉलम पर मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर यही चीज मैं रॉ पर अप्लाई करूं तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू रॉ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। तो इस वक्त हम फर्स्ट रॉ पर मौजूद हैं, तो यहां पर ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आप फर्स्ट रॉ पर मौजूद हैं। अगर आप रो 5 पर होंगे तो आपको बताएगा कि आप रो 5 पर मौजूद हैं। जैसे कि मैं मिसाल है यहाँ आ जाता हूँ, तो ये 5th रॉ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख भी सकते हैं इधर ऑन द कॉलम रो बार के ऊपर जो रो हेडर्स हैं, इसके ऊपर ये जो टॉप पर आपके पास हैं जिन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ABCD, ये कहलाते हैं कॉलम हेडर्स। इसी तरह से ये कहलाते हैं रो हेडर्स। ठीक है। तो अगर मैं 5th कॉलम के रॉ पर हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू रॉ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, तो इसका मतलब ये है कि मैं 5वीं रॉ पर मौजूद हूँ। ये आपको रिजल्ट दिखा भी रहा है। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेल पर हूं और मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं सबसे लास्ट रॉ पर पहुंच जाऊंगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सेल के अंदर कितनी रॉज हैं, 10,48,576 रॉज हैं। ठीक है, एक्सेल की एक वर्कशीट में। कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो प्रेस किया। अब मैं एक्सेल के सबसे आखिरी सेल पर मौजूद हूं। रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। जैसे कि हम जिस सेल पर मौजूद होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है और उसके ऊपर ये ब्लैक हाईलाइटेड बॉक्स बन जाता है। ठीक है। वैसे तो ये सारे ही सेल्स हैं, लेकिन जिस सेल पर हम मौजूद होंगे वो हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा और उस सेल का नंबर हमारे पास नेम बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है। जैसे कि इस आखिरी सेल का नाम जो है वो कहलाएगा XFD 1048576। ठीक है, ये आखिरी सेल का नाम है, नेम है। ठीक है। हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे सबसे आखिरी एक्टिव सेल के अंदर, हम जब भी हम सेल के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो हमारे आखिरी सेल जो है, एक्टिव सेल जो है, उसके अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, आखिरी सेल नहीं, सॉरी, एक्टिव सेल जो होगा उसके अंदर लिखी जाएगी। ठीक है। अगर मुझे मालूम करना है कि एक्सेल में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं तो मैं यहाँ पर रॉज यानी इक्वल्स टू रॉ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मैं एक्सेल में मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज होता है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉलम्स
और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पर ऑन द टॉप कि मैंने क्या करा, रॉस टोटल रॉस को, कि मैं इस वक्त कौन सी रॉ पर मौजूद हूँ, मैं इस वक्त रॉ पर मौजूद हूँ लास्ट, और लास्ट कॉलम पर मौजूद हूँ। तो ये लास्ट कॉलम रॉ का नंबर और लास्ट रॉ का नंबर जो होता है, लास्ट रॉ नंबर और लास्ट कॉलम नंबर को मल्टीप्लाई करवाएगा और फिर मुझे आंसर बता देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ रहा है 171798698184। इतने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं एक वर्कशीट में। ठीक है, ऑलमोस्ट 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 सेल्स एक वर्कशीट में मौजूद होते हैं एक्सेल की, एक्सेल 2013 एंड ऑनवर्ड्स जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं उसके अंदर। नाउ एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई भी डाटा लिखना है, कोई भी डाटा हमें एंटर करवाना है, तो हम टेबल की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास एक्सेल के अंदर हम इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नंबर के अलावा कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो नंबर और यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को मिलाकर भी कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, एनी डाटा टाइप। यानी कि हमारा डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, हमारा डाटा अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है और हमारा डाटा अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का डाटा हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यूजिंग द होम टैब। होम टैब के ज़रिए किसी भी डाटा को कॉपी करना हो, उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी रिजल्ट शीट बनाऊं, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा रिजल्ट शीट, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा जीआर नंबर, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका स्टूडेंट नेम यानी कि आपका नाम, फर्दर आपका यहाँ पर क्लास आ जाएगी एंड फाइनली आपके पास यहाँ पर आपका सेक्शन आ जाएगा जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि मैथ्स, कंप्यूटर एंड फॉर एग्जांपल इंग्लिश। ठीक है, सो यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेडर के ऊपर, कॉलम हेडर के ऊपर लास्ट रो के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो उस कॉलम का जो साइज है वो रीसाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना जीआर नंबर लिख लें 4001 फॉर एग्जांपल, नाम आप कोई सा भी लिख लें, साद। ठीक है, क्लास आपने लिख ली 5, सेक्शन आपने लिख लिया ए या बी जो भी है। ठीक है, और फर्दर आप यहाँ पर अपने डाटा का इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि 100 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आए हैं तो वहाँ यहाँ पर आप इंसर्ट करवा सकते हैं। 75 हैं, 50 हैं, 80 हैं, जो भी आपके मार्क्स आए वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक रिजल्ट शीट मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अपने डाटा के अंदर अगर अपने हेडर्स को आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग सेंटर में आए, तो आप अलाइनमेंट में सेंटर का जो सेंटर अलाइनमेंट है वो यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से रिजल्ट शीट बिल्कुल कॉर्नर में लिखा हुआ है, अगर आप इसको तमाम हेडिंग्स के ऊपर बिल्कुल सेंट्रलाइज करना चाहते हैं या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप तमाम सेल्स, जितने सेल्स को भी आप मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से ए से लेकर जी तक काफ़ी सारे सेल्स हैं, और अगर उन तमाम सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप उन तमाम सेल्स को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जैसे कोई भी सेल आपको सिलेक्ट करना है तो उस सेल पर जाकर आप क्लिक कर दें। ये तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं, एक रेंज सिलेक्ट करनी है, तो वो उसका तरीका ये है कि आप क्लिक करें किसी भी सेल पर और उसके बाद ड्रैग करें, ड्रैग करके आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल्स टू लिखें और इक्वल्स टू लिखने के बाद आप सेल का जो रेफरेंस नंबर होता है वो डालें। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त आप मौजूद हैं F10 के ऊपर, तो ये F10 का सेल सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर जब हम कोई रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर मैं H12 तक लिख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर F10 से लेकर H12 तक के तमाम सेल सिलेक्ट हो गए। ठीक है, एज यू कैन सी दैट कि मैंने F10 कॉलन H12 लिखा है, तो मेरे पास यहाँ पर F10 से लेकर H12 तक के तमाम सेल सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता A1 और कॉलन मैं यहाँ लिखता G3, ठीक है, तो A1 से G3 तक के तमाम सेल्स मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो गए।
ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप माउस से ना सिलेक्ट करना चाहें तो आप किसी भी नंबर ऑफ सेल्स को बाय यूजिंग योर एरो कीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब आप जहाँ से आपका स्टार्टिंग सेल है, जहाँ से जहाँ तक आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले आप उसके स्टार्टिंग सेल पर जाएंगे और स्टार्टिंग सेल पर जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे जीआर नंबर से रेंज सेलेक्ट करना स्टार्ट करनी है, तो मैं जीआर नंबर पर जाऊँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और उसके बाद एरो कीज़ की मदद से अपनी डिज़ायर्ड रेंज को या डिज़ायर्ड सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये था तरीका जिसके अंदर हम एक्सेल के अंदर डिफरेंट सेल्स को, रेंज ऑफ सेल्स को या डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट सेल्स के ऊपर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। डाटा हमारा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसके ऊपर काम करें, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस के ऊपर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे पास एक्सेल के अंदर जब सेल का साइज़ छोटा था तो मेरे पास यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो एक तरीका तो ये है कि आप सेल के हेडर के ऊपर, कॉलम हेडर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो उस सेल का साइज़ ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सेल को, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो आप रैप टेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो वो जो नाम या जो भी डाटा आपने लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी सेल को आपने एडिट करना है तो एडिट करने के लिए, जैसे मिसाल है मैं यहाँ पर सेक्शन की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ और मुझे एडिट करनी है सेक्शन की स्पेलिंग, तो अगर मैं उस सेल पर जाकर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो वो पिछला जो डाटा है उसके ऊपर नए डाटा को ओवरराइट कर देगा। बट इफ़ आई वांट टू एडिट अ सेल, किसी सेल को मुझे सिर्फ एक मिसाल है स्पेलिंग के अंदर मुझे सिर्फ एक डिजिट की एक स्पेलिंग, एक कैरेक्टर ठीक करना है, तो उसके लिए मैं सेल के ऊपर या तो फॉर्मूला बार पर जाके क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से मैं सेल को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं सेल के ऊपर जाकर डबल क्लिक कर दूँ और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। और तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि सेल पर जाकर आपने F2 की प्रेस करनी है, F2 की प्रेस करने से आपका सेल एडिट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने सेल को एडिट कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपका काम ये है, होमवर्क ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एक्सेल की, इसके तमाम कंपोनेंट्स को, इसके ग्रुप्स को अच्छे से देखना है, उनके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं उन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करना है। और इंशाल्लाह ताला जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर्स मुझसे करने हो, एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज जिससे रिलेटेड आपके पास आएंगी, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में भी और फिज़िकल क्लास में भी। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ये जो प्रैक्टिस है उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।